बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जब हम सेगमेंट रेवेन्यू की बात करेंगे तो मैं आपके साथ इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, इनकी लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट और एक्सटर्नल रेवेन्यू मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जो सेगमेंट बिजनेस से बाहर कस्टमर्स को बेचेगा, जो एक्चुअली हमारी मार्केट है। प्लस अगर सेगमेंट ने अगर बिजनेस के अंदर ही किसी और सेगमेंट को चीज़ें बेची हैं तो जिसको हमने इंटरनल रेवेन्यू कहा था उसको ऐड करेंगे। प्लस अगर कोई रीजनेबल बेसिस पर एलोकेटेड रेवेन्यू है तो वो ऐड होगा। ये क्या होता है, जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि कोई ऐसा रेवेन्यू है जो शेयर्ड है, एक से ज़्यादा सेगमेंट्स के दरम्यान में शेयर्ड है, तो वो जितना जितना शेयर किसी एक सेगमेंट का बनेगा उसको हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ें ऐड हो गई। अब हमने इसमें से कुछ चीज़ें लेस करनी है, लाइक कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है रेवेन्यू के बाद में, हम उसको इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट और डिविडेंड को भी, इंटरेस्ट रेवेन्यू को, डिविडेंड रिसीव्ड को भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। इल्ला ये कि ये सेगमेंट फाइनेंशियल सेगमेंट है, यानी कि इसका काम फाइनेंशियल सर्विसेज देना है। लाइक बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसी तरीके से लीजिंग कंपनी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर तो इस तरह का कोई सेगमेंट है ना जो करता ही कोई फाइनेंशियल नोयत की काम नहीं करता, इसी तरह की सर्विसेज देता है, तो फिर तो इंटरेस्ट रिसीव्ड उसका रेवेन्यू है। जैसे बैंक का, लीजिंग कंपनी का, इंश्योरेंस का, उनका ये रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये उनका रेवेन्यू है, डायरेक्ट रेवेन्यू है। अगर तो इस तरह की नेचर का सेगमेंट है तो फिर ये चीज़ ऐड होगी। लेकिन अगर इस तरह का नहीं है, जो कि मोस्टली नहीं होगा, तो फिर हम इसको इसमें से, इंटरेस्ट को और डिविडेंड को इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी हम इसमें से माइनस कर देंगे, या रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटी को भी इसमें से माइनस कर देंगे। अगेन अगर तो फाइनेंशियल नेचर का है ये सेगमेंट फिर नहीं करेंगे, अदरवाइज इसको भी हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, कुछ चीज़ें लेस करनी है। जो नेट आंसर आएगा ना, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेगमेंट का रेवेन्यू है। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसे मैंने आपसे बात की ना एक्सटर्नल रेवेन्यू और इंटरनल रेवेन्यू। एक्सटर्नल रेवेन्यू तो बड़ा क्लियर है कि आपने एक चीज़ बनाई और आपने आगे बेच दी, तो आप उसमें से आप प्रॉफिट ले लेंगे। जब आप इंटरनल ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें फिर आप थोड़ा मार्जिन कम रख के चीज़ों को बेचते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि अगर हम बाहर किसी को चीज़ बेचेंगे, एक्सटर्नल सेल करेंगे, तो हम उसको 150 रुपए की बेचते हैं, और जब हमने इंटर सेगमेंट उसको बेचा तो हमने 120 रुपए की बेच दी, या चले 100 रुपए की बेच दी। ठीक है, अब जब हमने बेचा तो 100 रुपए का, सेगमेंट ए ने सेगमेंट बी को 100 रुपए की चीज़ बेची और सेगमेंट बी ने सेगमेंट ए से 100 रुपए की चीज़ खरीदी। फाइन, लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तब हम ये सब्सिडाइज्ड प्राइस पे जिस पे बेचा है सेगमेंट को, उस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 150 पे रिकॉर्ड करेंगे जितने का हम एक्सटर्नल को बेचते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसी तरीके से तो रियल टाइम रेवेन्यू डिपेक्ट करेगा ना। आपने जो सब्सिडाइज्ड बेचा है उसको, वो तो आपका इंटरनल खाता है। ठीक है, अब इंटरनल खाता तो और चीज़ होती है, लेकिन बिजनेस का जो इस सेगमेंट का जो पोटेंशियल रेवेन्यू है वो तो 150 के हिसाब से होगा, 100 के हिसाब से तो नहीं होगा। अच्छा, अगर आप 50 ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ होगी? तो एडजस्टमेंट हमने पहले सीखी हुई है, जब हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर डिस्कस किया था कि सब्सिडरी अगर पेरेंट कंपनी को, या पेरेंट कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को कुछ बेचती है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, और अगर इन्वेंट्री भी कुछ रह जाती है तो उसकी कॉस्ट प्राइस हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इतनी लंबी बात तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मुख्तसर सी बात यह है कि सेगमेंट बी ने जब खरीदा तो 150 लिखा, जबकि खरीदा उसने 100 का था, तो 50 की कॉस्ट उसने बढ़ा के लिखी। और सेगमेंट ए ने जब उसको लिखा तो 150 का रेवेन्यू लिखा, हालांकि रेवेन्यू 100 का था, तो 50 रेवेन्यू बढ़ा के लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ वो एडजस्ट हो जाएंगे। बिजनेस ने एक जगह अपना रेवेन्यू 50 बढ़ा, ओवरऑल सेगमेंट को अगर छोड़ें तो ओवरऑल बिजनेस ने एक दफ़ा अपना रेवेन्यू 50 से बढ़ाया, एक दफ़ा कॉस्ट 50 से बढ़ाई। तो हमें पता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट,
तो रेवेन्यू बढ़ाया 50, कॉस्ट बढ़ाई 50, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क आया? निल, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाके इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट्स की, तो उसमें जब मैं आपको करके बताऊंगा तो इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके जी, सो अब हम चलते हैं सेगमेंट एक्सपेंस पर। सेगमेंट का एक्सपेंस क्या होगा? इसमें भी जाहिर बात है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो तब अकर हुआ जब हमने डायरेक्ट एक्सटर्नल या डायरेक्ट सेल्स की, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तब होगा जब हमने विद इन सेगमेंट के साथ कुछ खर्चा वर्चा किया है। तो सेम पैटर्न पर डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी, आप इसको कह लें एक्सटर्नल एक्सपेंस को भी ऐड करेंगे और इंटरनल एक्सपेंस को भी ऐड करेंगे। फिर तीसरी बात जैसे ऊपर भी थी, एलोकेटेड एक्सपेंस ऑन रीजनेबल बेसिस। कुछ शेयर्ड एक्सपेंसेस होंगे जो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से एलोकेट होंगे ऑन द रीजनेबल बेसिस। तो वो जितना किसी सेगमेंट का हिस्सा बनेगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम इसमें से, अब ये चीज़ें हमने ऐड करनी थी, अब हम इसमें से कुछ चीज़ें लेस करेंगे। लाइक जैसे ऊपर हमने लेस किया था, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमने बाहर से कोई सेगमेंट ने लोन लिया है, उस पर जो एक्सपेंस पे किया है तो वो भी हम लेस कर देंगे। और अगर इंटरनली किसी और सेगमेंट से भी कोई लोन लिया है तो उसको भी हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे ऊपर हमने गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेस किया था, इसी पैटर्न पे नीचे भी हम सेगमेंट एक्सपेंस में से भी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को लेस कर देंगे। तो अगर आप देखें तो फॉर्मूला सेम है, एक में आपने एक्सपेंस के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना है और एक में आपने रेवेन्यू के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सेगमेंट एसेट्स पर। सेगमेंट एसेट्स के रेफरेंस में मैंने जैसे आपसे शुरू में बात की थी कि हम वो एसेट्स लेंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब किसी भी सेगमेंट के जब हम एसेट को फाइनलाइज करेंगे कि ये इसके एसेट हैं विच आर रिपोर्टेबल इन इट्स सेपरेट रिपोर्ट, तो हम उसमें डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी इन्वॉल्व होने वाले सिर्फ उन एसेट्स को कंसिडर करेंगे जो कंपनी जो उस सेगमेंट के ऑपरेशंस में ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मतलब डायरेक्ट की एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट की एग्जांपल हम कह सकते हैं उस सेगमेंट से रिलेटेड जो मशीनरी है, जहाँ पे जिसको हम इस्तेमाल करके उस सेगमेंट में बनने वाली चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो ये डायरेक्ट एसेट है उसका। और इनडायरेक्ट एसेट की एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं बिल्डिंग है। हमारे पास एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पे सारे सेगमेंट्स एक एक फ्लोर पर हैं, हमारे 3 सेगमेंट ए बी सी। तो डेफिनेटली एक शेयर्ड एसेट है, तो इसके सारी की सारी वैल्यू हम सेगमेंट ए को असाइन नहीं कर सकते, बी को भी नहीं, सी को भी नहीं। तो हमें अकॉर्डिंगली उसको प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बेस रीजनेबल बेस के हिसाब से हम उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो एसेट के कॉन्सेप्ट तो बहुत ही क्लियर है। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग की डिटेल पहले आप बड़े सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा, फाइनेंस में भी इनफैक्ट। ओके, तो फॉर्मूला हम इसका क्या बनाएंगे? डायरेक्ट ऑपरेटिंग एसेट ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग एसेट्स एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेसिस, यानी कि हमने जो कहा था कि जो शेयर्ड एसेट्स हैं जो हमारे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरीके से गुडविल, ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स शेयर्ड ऑन द रीजनेबल बेसिस। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट भी बड़ा हमने पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गुडविल रिपीटेडली हमने पढ़ा है। तो गुडविल आप कब लिखते हैं? जब आप किसी और चलते हुए बिजनेस को परचेज करते हैं तो फिर आप उसको लिखते हैं और साथ के साथ फिर आप इसको ख़त्म भी करते जाते हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हमें कब लिखनी चाहिए और कैसे लिखनी चाहिए। तो ये भी क्लियर कर लें इसको कि डायरेक्ट अगर है कोई गुडविल तो तब भी हम लिखेंगे, और अगर इनडायरेक्ट शेयर्स है तो तब भी हम उसको अपने पास लिखेंगे। और इसी तरीके से अब हम लेस करेंगे डेफर्ड टैक्स। देखिए, डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट भी हमने इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के अंदर बड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है, एक पूरा चैप्टर है। और इसी तरीके से टैक्स के मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स भी पढ़ चुके हैं। डेफर्ड टैक्स मीन्स जितना बनता था या तो उससे ज़्यादा पे कर दिया या उससे कम पे कर दिया।
अगर तो ज़्यादा पे कर दिया तो इसको आप समझें जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, ज़्यादा पे कर दिया, टैक्सेस एंड एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। जब ज़्यादा पे कर दिया तो प्रीपेड होता है, तो प्रीपेड को आप कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंस को एसेट साइड पर। लेकिन हम इसको टेक्निकली, चूंकि ये एक डिफरेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो हम इसको प्रीपेड टैक्स नहीं कहते, हम इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स, और हम इसको एसेट साइड पर लिखते हैं, तो ये बन जाता है एसेट। ठीक है। और अगर हमारा टैक्स बनता था 10,000 और हमने पे किए 8,000 और बाकी के 2,000 हमने पे करने हैं अगले साल, डेफिनेटली पे तो करने हैं ना, तो अगले साल पे करेंगे, तो उस पर फिर हम क्या करेंगे, ये भी डेफर्ड टैक्स ही है, लेकिन इस दफ़ा हम कह रहे हैं लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। तो अगर हमारे पास डेफर्ड टैक्स है एसेट साइड पे लिखा हुआ तो वो एसेट है, लायबिलिटी साइड पे लिखा है तो लायबिलिटी है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई डेफर्ड टैक्स है एसेट, तो उसको भी हम इसमें से टोटल एसेट जो ऊपर ऐड किए उसमें से लेस कर देंगे। और अगर कोई ऐसा बिजनेस का कॉर्पोरेट लेवल का एसेट है जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसको भी हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है। और किसी भी तरह की और इन्वेस्टमेंट है, हम एसेट इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड पर लिखते हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ऑपरेटिंग एसेट्स जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो कोई किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। ये एसेट्स की बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो समझने वाली बात है, वो ये है कि जितने भी एसेट्स को हम अपने पास लिखेंगे उनमें से हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। ये हमें पता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे हमने लिखना होता है, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। एक तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और इसके अलावा कोई भी अगर डेटर लॉस प्रोविजन वगैरह है तो उसको भी हम लेस करेंगे। यानी कि एसेट को कोई भी चीज़ लेस करनी है, कोई प्रोविजन है, कुछ और है, डाउटफुल डेट्स हैं, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, इन सब चीज़ों को लेस करने के बाद फिर हम अपने पास अपने सेगमेंट के एसेट्स को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है।